हेलो दोस्तों, तो जैसे पिछले एपिसोड में हमने देखा कि मुचिन ने लॉर्ड बेमिंग को थंडर गॉड पे ला दिया था, जिसे हासिल करने के लिए मुचिन ने अपनी जान तक को दांव पर लगा दिया था। ये सब देखकर लॉर्ड बेमिंग तो काफी ज्यादा इमोशनल हो चुके थे। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि नॉर्थर्न हेवन स्पिरिचुअल एकेडमी को चैलेंज करने के लिए सुप्रीम कैलिडोन स्पिरिचुअल एकेडमी वाले आए थे, जिनका डीन मास्टर किंग सोंग काफी बड़ा कमीना था। वो अपनी डिसाइपल लिu जिंग को अरीना में भेजता है ताकि वो यहाँ पर नॉर्थर्न हेवन स्पिरिचुअल एकेडमी के डिसाइपल्स को बुली कर सके। और चूंकि लिu जिंग बहुत ही ज्यादा बेरहम था, इसी वजह से हम देखते हैं कि मिस सू जुआन और जू हुआंग दोनों उसके सामने ठीक नहीं पाते। उन दोनों के बुरी तरीके से इंजर्ड होने के बाद हम देखते हैं कि अरीना में एंट्री मिस लुओली की हुई, जो कि अपनी लोअर डिवाइन सोल टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए यहाँ लिu जिंग को हरा देती है। जो देखकर तो नॉर्थर्न हेवन स्पिरिचुअल एकेडमी के डिसाइपल्स काफी जरा खुश हो गए थे, लेकिन मास्टर किंग सोंग बताता है कि लिu जिंग उनकी एकेडमी का सबसे ताकतवर डिसाइपल नहीं था, बल्कि उससे भी ताकतवर एक और डिसाइपल मौजूद है जिसका नाम ज़्यूशी था, और वो ब्लड गॉड क्लैन से है, जो कि लुओ गॉड क्लैन का जानी दुश्मन था। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत यहाँ पर मुचिन की स्पिरिचुअल लाइट एम्पावरमेंट से शुरू होती है, जहाँ पर हम देखते हैं कि सुप्रीम लॉर्ड बेमिंग मुचिन की एम्पावरमेंट का प्रोसेस शुरू कर चुके थे और मुचिन थंडर गॉड लोटस के ऊपर बैठा हुआ था। जहाँ पर सुप्रीम लॉर्ड बेमिंग मुचिन को बताता है कि मैं एक स्पेशल स्पिरिचुअल लाइट एम्पावरमेंट टेक्निक का इस्तेमाल करता हूँ, जिसे 3 फ्लावर गैदर एट द क्राउन टेक्निक कहते हैं। ये स्पिरिचुअल एम्पावरमेंट टेक्निक की शुरू होती है यहाँ पर मुचिन की बॉडी पर काफी खतरनाक लाइटिंग एनर्जी गिरने लगी, जो की बहुत ही ज्यादा पावरफुल थी। मुचिन भी ये देखकर सरप्राइज हो गया था। लॉर्ड बेमिंग उसे बताता है कि हाँ, ये लाइटिंग होनी तो पावरफुल ही चाहिए, इसी वजह से तो तुम्हें ज्यादा फायदा होगा। मेरी ये स्पिरिचुअल लाइटिंग एम्पावरमेंट टेक्निक बहुत ही ज्यादा यूनिक है। अगर तुम इस लाइटिंग पावर को सिर्फ एक भी फूल खिलने तक बर्दाश्त कर पाए तो तुम इससे अपना लेवल ब्रेक थ्रू कर सकते हो। ये सब सुप्रीम लॉर्ड बेमिंग मुचिन को बता रहे थे, तभी अचानक उन्होंने हवा में कुछ किलिंग इंटेंट महसूस किया, जिसे महसूस करके वो हैरान होते हुए कहते हैं कि आखिर ये ब्लडी औरत कहाँ से आ रहा है, और वो फौरन से चेकआउट करते हैं, जहाँ पर उन्हें जानने को मिलता है कि ये औरत तो ज़ूशी की बॉडी से आ रहा था, जो कि धीरे धीरे से मिस लुओली की तरफ बढ़ रहा है। जहाँ पर ज़ूशी इवल तरीके से मिस लुओली की तरफ मुस्कुराते हुए देखकर कह रहा था कि ये तो मेरे लिए पूरी तरीके से सरप्राइज की बात हो गई। आखिर किसने ही सोचा होगा कि लुओ गॉड क्लैन की फ्यूचर में होने वाली लीडर मिस लुओली इस वक्त नॉर्थर्न हेवन स्पिरिचुअल एकेडमी में होगी। मेरी तो किस्मत ही अच्छी थी जो आज मेरा तुमसे आमना सामना हो गया। ये कहती वो फौरन से मिस लुओली पर हमला करने की कोशिश करता है, जिसे डॉज करके दूसरी तरफ मिस लुओली भी फौरन से अपनी तलवार लेकर यहाँ ज़ूशी पर हमला करने लगी थी। लेकिन ज़ूशी तो काफी जरा खतरनाक था। वो अपनी बेयर हैंड से मिस लुओली की तलवार को पकड़ लेता है। बेशक उसके हाथ से खून बहता जा रहा है, लेकिन उसे तकलीफ नहीं हो रही थी। उल्टा वो मिस लुओली से कह रहा था कि मुझे माफ करना, मैं कितना बदतमीज हूँ, मैंने अभी तक तुमसे खुद को इंट्रोड्यूस ही नहीं करवाया। मेरा नाम ज़ूशी है, मैं ब्लड गॉड क्लैन से हूँ, बिल्कुल तुम्हारी तरह एक रॉयल फैमिली का मेंबर। जो सुनकर तो डीन टाइकिंग भी सरप्राइज हो गए थे, और वो मास्टर किंग सोंग से सवाल करते हुए पूछते हैं कि ब्लड गॉड क्लैन के मेंबर ने आखिर तुम लोगों की सेक्ट को कब ज्वाइन किया, क्योंकि उन्हें इस बारे में कुछ भी मालूम नहीं था। जिस पर मास्टर किंग सोंग जवाब देते हुए कहता है, चूंकि लुओ गॉड क्लैन की एक लड़की ने तुम्हारी एकेडमी को ज्वाइन किया था, तो हमें भी तो अपनी एकेडमी की रेपुटेशन को स्ट्रॉन्ग करना था, इसलिए मैंने ब्लड गॉड क्लैन की इस जीनियस को अपनी एकेडमी के अंदर ज्वाइन करवा दिया। दूसरी तरफ अरीना में हम देखते हैं कि मिस लुओली भी ज़ूशी से कह रही थी कि ब्लड गॉड क्लैन में ज़ूशी नाम का भी कोई इंसान है। ये नाम मैंने पहले कभी नहीं सुना था, लगता है कि तुम ब्लड गॉड क्लैन में जरा भी फेमस नहीं हो। ये कहते हुए मिस लुओली अपनी तलवार को पीछे की तरफ छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन ज़ूशी उसकी तलवार नहीं छोड़ रहा था। उल्टा वो मिस लुओली से कहता है कि हाँ, तुमने सही कहा, इसी वजह से तो आज के दिन मैं तुम्हें यहाँ हराकर ब्लड गॉड क्लैन में अपना नाम रोशन करने वाला हूँ। जो कहती है उसने अपने ब्लड को कंडेंस करके मिस लुओली पर स्ट्राइक करने की कोशिश की, लेकिन मिस लुओली उसके अटैक को डॉज करते हुए फुर्सत से जंप करके पीछे की तरफ हट जाती है। ज़ूशी मिस लुओली से कह रहा था कि तुम्हें हराने के बाद यहाँ पर सब लोग मुझे जान जाएंगे, और ये कहती वो फौरन से अपने ब्लड को दोबारा से हवा में इकट्ठा करते हुए मिस लुओली पर अटैक्स करना शुरू कर देता है। ब्लड गॉड क्लैन के मेंबर्स की यही खासियत थी कि वो अपने ब्लड को अपनी मर्जी के मुताबिक मैनिपुलेट कर सकते थे, जिससे ज़ूशी इस वक्त मिस लुओली पर हमले कर रहा था, और वो मिस लुओली से कहता है कि लगता है कि तुम्हें अभी तक तुम्हारी लुओ गॉड क्लैन की इनहेरिटेंस नहीं मिली, इसी वजह से तुम काफी ज्यादा कमजोर हो। जो सुनकर दूसरी तरफ मिस लुओली उसके अटैक्स को डॉज करते हुए अचानक उस पर दोबारा से स्लैश अटैक लगाते हुए कहती है कि इस बात से क्या ही फर्क पड़ता है। मिस लुओली के अटैक को ज़ूशी ने काफी आसानी के साथ ब्लॉक कर दिया था, और वो मिस लुओली को जवाब देते हुए कहता है कि क्या फर्क पड़ता है, लगता है कि तुम सिचुएशन की सीरियसनेस को नहीं समझ पा रही। तुम्हारा लुओ गॉड क्लैन सिर्फ लुओ टियानशियन की लीडरशिप की वजह से अब तक बचा हुआ था, लेकिन अब तुम्हारा दादा अबू काफी ज्यादा बुरा हो चुका है। सोचो कि आखिर वो कितनी और देर तक तुम्हारे लुओ गॉड क्लैन को प्रोटेक्ट करके रख पाएगा, ज्यादा से ज्यादा 2 साल या फिर 3 साल। ये सब कहते हुए यहाँ ज़ूशी ने फौरन से अपनी डुअल सोर्ड को बाहर की तरफ निकाल लिया, जिनका इस्तेमाल करते हुए तेजी के साथ आगे बढ़कर मिस लुओली पर हमला करते हुए कहता है कि ये मत सोचना कि इनफिनाइट फ्लेम रैम तुम्हें प्रोटेक्ट कर सकता है। फ्लेम एम्परर ज़्यामियन तुम्हारी लुओ गॉड क्लैन से काफी ज्यादा दूर है, जब तक वो तुम लोगों की मदद करने के लिए आएगा तब तक काफी ज्यादा देर हो चुकी होगी। ये सब बोलते हुए ज़ूशी यहाँ पर अपनी तलवारों को तेजी के साथ गोल गोल घुमाते हुए लगातार मिस लुओली पर अटैक्स कर रहा था, जिन्हें डॉज करते हुए खुद को बचाने की कोशिश कर रही है।
साथ ही साथ जोशी कहता है कि एक बार तुम्हारा दादा बू लुओ टियानशिन जान से मारा जाए, उसके बाद हमारा ब्लड गॉड क्लैन तुम्हारे लुओ गॉड क्लैन के हर एक मेंबर को जान से मार डालेगा, क्योंकि उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए लुओ गॉड क्लैन में मास्टर टियानशिन के पीछे कोई भी 800 लेवल का कल्टिवेटर है ही नहीं। जो सब कहते हुए जोशी ने यहाँ पर अपनी एक ब्लड एरो टेक्निक को क्रिएट करके फिर से मिस लोली पर हमला करने की कोशिश की। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उस अटैक को ब्लॉक करने के लिए मिस लोली ने भी अपने लोअर रिवर्स स्लैश टेक्निक का इस्तेमाल किया, जहां मिस लोली जोशी पर भी काउंटर अटैक करने की कोशिश करती है, लेकिन जोशी ताकतवर और साथ ही साथ तेज था। वो यहाँ पर मिस लोली को जकड़कर जमीन पर पटक देता है। सर वो अपने ब्लड को फैलाते हुए यहाँ पर मिस लोली को जकड़ते हुए कहता है कि अब मैं समझा कि आखिर तुम यहाँ पर क्यों चुप कर बैठी हुई हो। मुझे लगता है कि तुम पहले से ही जानती हो कि फ्यूचर में क्या होने वाला है और तुम अपने क्लैन की रिस्पॉन्सिबिलिटी से दूर भाग रही हो। मैंने सही कहा ना। ये कहते हुए मिस लोली को खींचकर अपने सामने ले आता है। इसके बाद वो दोबारा से मिस लोली की तरफ बढ़ते उस पर हमला करने के लिए जा ही वाला था कि मिस लोली ने अपने लुओ डिवाइन सोल टेक्निक के फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल किया और वो इससे जोशी को हिट कर देती है, लेकिन जोशी को कोई फर्क नहीं पड़ा था। वो इवल्स की तरह हंस रहा है। मिस लोली भी थोड़ी घबराई हुई दिखाई दे रही थी। एक बार फिर से हम देखते हैं कि मिस लोली ने अपने लुओ डिवाइन सोल टेक्निक को एक्टिवेट करना शुरू कर दिया था, जो देखकर सामने की तरफ मौजूद जोशी भी यहाँ इवल्स की तरह हंसते हुए कहता है कि चलो आ जाओ, मैं भी देखना चाहता हूँ कि क्या तुम उस ल्यूसेन की तरह मुझे भी हरा सकती हो। ये सब बोलते हुए अपने ब्लड का इस्तेमाल करते हुए हवा में कई सारे टेंटिकल्स क्रिएट करने लगा। सामने की तरफ मिस लोली भी अपनी पावर्स को अनलीश कर रही थी। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर वापस से मुचन पर आ जाता है, जो कि थंडर गॉड लोटस प्लेटफॉर्म पर बैठकर अपनी स्पिरिचुअल लाइट इंपावरमेंट परफॉर्म कर रहा था, जिसकी बॉडी काफी खतरनाक लाइटिंग एनर्जी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही थी। इसी वजह से मुचन के माथे पर पहला लोटस फ्लावर अवेकन हो जाता है, जो देखकर तो सुप्रीम लॉर्ड बेमिंग भी यहाँ खुश होते हुए कह रहे थे कि ये लड़का है तो अमेजिंग। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि तभी अचानक मुचन अपनी बॉडी के अंदर मौजूद व्हाइट ड्रैगन स्पिरिचुअल पल को भी महसूस करता है, जो कि रिएक्ट करने लगी थी और मुचन की सोल उस व्हाइट ड्रैगन स्पिरिचुअल पल के स्पेस के अंदर आ जाती है, जिस स्पेस के अंदर मुचन के सामने व्हाइट ड्रैगन की सोल थी और वो धीरे धीरे से मुचन के सामने अपनी ह्यूमन फॉर्म में आते हुए कहती है कि आखिरकार तुमने स्पिरिचुअल पल को अनसील कर दिया। मुचन तो अपने सामने व्हाइट ड्रैगन को देखते हुए कहता है कि आप तो व्हाइट ड्रैगन सुप्रीम लॉर्ड हो। दूसरी तरफ सुप्रीम लॉर्ड व्हाइट ड्रैगन तो यहाँ पर मुचन का पहले एक ट्रायल टेस्ट लेना चाहता था, जहाँ पर वो मुचन से कहता है कि अपनी आंखें बंद करो और जो मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ उससे क्लोजली फील करो। ये कहते हुए अपनी 2 उंगलियों को मुचन के माथे पर रख देता है, जिस वजह से मुचन को पास का एक विजन दिखाई देने लगा, जिस विजन के अंदर हम लोग आसमान में एक बड़ी सी आंख को देख पा रहे थे और चारों तरफ ईवल ऑरा फैला हुआ था। लोग उस ईवल ऑरा के टेंटिकल से खुद को बचाने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि वो ईवल ऑरा का टेंटिकल जिस भी ह्यूमन को टच करता वो फौरन से स्टोन में कन्वर्ट हो जाता। पूरे के पूरे शहर हजारों लाखों इंसान उस सिनिस्टर ईवल ऑरा के हाथों मारे गए थे। यहाँ ये सारे विजन जानबूझकर व्हाइट ड्रैगन मुचन को दोबारा से दिखा रहा था, ताकि वो मुचन की बॉडी के अंदर मौजूद छुपे हुए ईवल ऑरा को बाहर निकालने में मदद कर सके। मुचन का भी ये नजारा देखकर थोड़ा बहुत सर जरूर चकराया, लेकिन वो खुद पर काबू रखता है, जो देखकर व्हाइट ड्रैगन मुचन से कहने लगा कि इस तरह के विजन देखने के बावजूद भी तुमने अपने दिमाग पर काबू रखा, जिससे ये बात साबित होती है कि अभी तक उस ईवल सिनिस्टर ऑरा ने तुम्हें करप्ट नहीं किया। यहाँ पर व्हाइट ड्रैगन सुप्रीम लॉर्ड असल में ग्रेट ज़्यू में डिमोनिक पिलर की बात कर रही है, जो कि मुचन की बॉडी के अंदर है और मुचन ने उसे अपने लोटस फ्लावर के अंदर सील करके रखा हुआ है, क्योंकि अगर मुचन ऐसा ना करता तो अब तक ईवल एनर्जी के कंट्रोल में आ चुका होता। दूसरी तरफ मुचन भी ये सब देखने के बाद व्हाइट ड्रैगन से कहता है तो इसका मतलब कि सुप्रीम लॉर्ड आप मेरा टेस्ट ले रहे थे और वो विजन बस सिर्फ एक इल्यूशन था, जिस पर सुप्रीम लॉर्ड व्हाइट ड्रैगन जवाब देते हुए कहता है कि नहीं, वो कोई इल्यूशन नहीं बल्कि मेरा अपना घर, मेरा होम टाउन रेल्म था, जो कि इस रेल्म से काफी ज्यादा दूर है और ईवल रेस ने उसे पूरी तरीके से तबाह कर दिया। वो मॉन्स्टर जहाँ भी जाते हैं कियोस मचाते हैं, वो हर चीज को निकलकर पूरी तरीके से तबाह बर्बाद कर देते हैं। ज्यादातर ईवल रेस लोअर प्लेन के एरिया को टारगेट करता है, जहाँ पर स्पिरिचुअल एनर्जी की कमी नहीं होती। वो ईवल रेस ताकत के लिए पूरी दुनिया को पलट देते हैं, वहाँ के इंसानों को राख में बदल देते हैं। व्हाइट ड्रैगन बताता है कि असल में वो लोअर प्लेन से बिलोंग करता था, जहाँ पर ब्लड डीमन क्लैन वालों ने हमला कर दिया और उसे जबरदस्ती वहाँ से निकाल दिया गया, उसे मजबूरन ग्रेट 1000 वर्ल्ड आना पड़ा। व्हाइट ड्रैगन सुप्रीम लॉर्ड मुचन को बताता है कि किस्मत ने हम दोनों की एक दूसरे से मुलाकात की है। मेरा ये व्हाइट ड्रैगन स्पिरिचुअल पल, जो कि तुम इसे अनसील कर चुके हो, इस वजह से वो ईवल एनर्जी तुम पर काबू नहीं कर पाएगी। तुम और मैं बिल्कुल एक तरह है, इसी वजह से तुम मुझे पसंद है और मैं तुम्हें अपने स्पिरिचुअल पल की ये अपॉर्चुनिटी देना चाहता हूँ। जिस स्पिरिचुअल पल के अंदर स्पिरिचुअल एनर्जी का एक बहुत बड़ा समंदर है। अब ये तुम्हारी किस्मत और मेहनत पर डिपेंड करेगा कि तुम इससे कितना सारा फायदा उठाते हो। ये सब कहते हुए व्हाइट ड्रैगन ने यहाँ पर अपने स्पिरिचुअल पल की स्पिरिचुअल एनर्जी को मुचन की बॉडी के अंदर इंजेक्ट करना शुरू करवा दिया। दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होकर पीछे की तरफ अरीना में भी आ जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि मिस लोली और जोशी एक दूसरे के आमने सामने थे और जोशी मिस लोली पर हंसते हुए कहता है कि क्यों, क्या हुआ, तुम इतना सारा घबरा क्यों रही हो, कहीं तुम्हें मुझसे डर तो नहीं लग रहा। मिस लोली उसकी ये बातें सुनते हुए फिर से अपने लोअर रिवर टेक्निक का इस्तेमाल करते उस पर हमला कर देती है, जिसे रोकने के लिए जोशी ने भी अपने ब्लड टाइड डिवोर द वर्ल्ड टेक्निक को एक्टिवेट कर लिया था, जिसमें कई सारे ब्लड टेंटिकल तेजी के साथ सामने की तरफ आते हुए यहाँ पर मिस लोली के उस अटैक को ब्लॉक करने लगते हैं। और जोशी का ये ब्लड टाइड कोई जरा ही ताकतवर था, जो कि धीरे धीरे करके मिस लोली के अटैक को पूरी तरीके से निगल किया। सब लोग ये देखकर काफी ज्यादा सरप्राइज थे। मास्टर किंगस्टोन यहाँ पर जोशी की तारीफ करते हुए कहता है कि वो ब्लड गॉड क्लैन का कोई ऑर्डिनरी मेंबर नहीं, अभी तो ये बस सिर्फ शुरुआत है। तुम लोग आगे देखते जाओ कि इस बैटल में तुम लोग और कितना सारा सरप्राइज होने वाले
वाले हो। दूसरी तरफ नीचे अरेना में हम देखते हैं कि यहाँ पर जोशी की उस टेक्निक की वजह से मिस लोली उसके ब्लड स्टॉर्म के अंदर पूरी तरीके से घिर चुकी थी। मिस लोली की विजिबिलिटी ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी थी, उससे अपने आसपास कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था क्योंकि वो ब्लड फॉग बहुत ही ज्यादा गहरा है जिसके अंदर से बस सिर्फ जोशी की इवल्स की तरह हंसने की आवाज सुनाई दे रही थी। मिस लूली समझ नहीं पा रही थी कि अगला हमला कहां से आएगा, जबकि सुशी भी यहाँ पर मिस लूली से कह रहा था कि क्यों ना हम दोनों छुपन छुपाई खेले। ये बोलते हुए सुशी अचानक खोरे से बाहर निकलते हुए मिस लूली पर हमला करके वापस ही खोरे के अंदर चला जाता है। मिस लूली इस वक्त बहुत ही बुरी सिचुएशन में फंस चुकी थी। यहाँ पर आगे बढ़ते हुए अचानक से मिस लूली के सामने जमीन के अंदर से एक बिल्डिंग निकलकर बाहर आना शुरू हो गई, यानी कि सुशी ने मिस लूली को इल्यूशंस भी दिखाना शुरू कर दिया है। दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होकर वापस से मुचेन पर आ जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि मुचेन ने सेकंड लोटस फ्लावर भी ब्लूम करवा दिया था, जो देखकर तो सुप्रीम लॉर्ड बेमिंग सरप्राइज हो गए थे और वो हैरान होकर मुचेन की तरफ देखते हुए कहते हैं कि कमाल हो गया, तुमने सेकंड लोटस फ्लावर भी अवेकन कर दिया है। ये असल में इसी वजह से हुआ था क्योंकि यहाँ स्पिरिचुअल पावर के अंदर मुचेन ने स्पिरिचुअल पावर की बहुत सारी स्पिरिचुअल एनर्जी एब्सॉर्ब कर ली थी, जो सब एब्सॉर्ब करते हुए मुचेन सामने की तरफ मौजूद व्हाइट ड्रैगन सुप्रीम लॉर्ड से भी सवाल करते हुए पूछता है कि मैं यहाँ की सारी स्पिरिचुअल एनर्जी ले रहा हूँ, आपको इससे कोई एतराज तो नहीं। जिस पर व्हाइट ड्रैगन जवाब देते हुए कहता है कि अब ये स्पिरिचुअल एनर्जी वैसे मेरे किसी काम की नहीं, क्योंकि मैं बस सिर्फ एक रिमेनेंट सोल का टुकड़ा हूँ। जो सब सुनकर मुचेन दूसरी तरफ जवाब देते हुए कहता है कि अगर मैंने जरा स्पिरिचुअल एनर्जी इसी तरह से एब्सॉर्ब करी, पहले तो इस वजह से आपकी रिमेनेंट सोल को नुकसान पहुंचेगा और दूसरा अगर मैं यहाँ पर इतनी सारा स्पिरिचुअल एनर्जी एब्सॉर्ब करूंगा तो इससे बेशक मेरी कल्टिवेशन तो तेज होगी, लेकिन चूंकि ये एक एक्सटर्नल फोर्स से मिलने वाली एनर्जी है तो अगर मैं फ्यूचर में अपने नॉर्मल कल्टिवेशन के रास्ते पर चलते हुए कल्टिवेशन करूं तो मेरे लिए मुश्किलें आ सकती है, बिल्कुल नॉर्मल ऑर्डिनरी कल्टिवेटर्स की तरह जिनका कल्टिवेशन लेवल हाई हो लेकिन फिर भी वो काफी कमजोर होते हैं क्योंकि उन्होंने अपनी मेहनत से ये कल्टिवेशन लेवल हासिल नहीं किया होता बल्कि किसी एक्सटर्नल फोर्स का यूज किया होता है। यहाँ पर मुचेन की ये बातें सुनकर तो व्हाइट ड्रैगन सुप्रीम लॉर्ड भी इंप्रेस होते हुए कहते हैं कितनी कम उम्र में तुम ताकत की लालच को रेजिस्ट कर पा रही हो, ये वाकई में एक बहुत बड़ी बात है। मैं तुमसे खुश हुआ, इसी वजह से मैं तुम्हें तोहफे के तौर पर एक और गिफ्ट देना चाहता हूँ जो कि व्हाइट ड्रैगन सुप्रीम लॉर्ड की एक स्पेशल टेक्निक थी, उसका नाम था ड्रैगन सोरिंग आर्ट टेक्निक। जो टेक्निक वो मुचेन को देते हुए कहता है कि ये टेक्निक फ्यूचर में तुम्हें प्रोटेक्ट करने में तुम्हारी मदद करेगी, जिसे एक्सेप्ट करते हुए दूसरी तरफ मुचेन भी व्हाइट ड्रैगन का शुक्रिया अदा करता है। वो व्हाइट ड्रैगन से कहता है कि मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा, जिस पर व्हाइट ड्रैगन सुप्रीम लॉर्ड हंसते हुए कहता है कि आजकल तुम जैसे इंसानों को ढूंढना काफी जरा मुश्किल काम है, वैसे भी तुम्हें ये टेक्निक्स और चीजें देखकर मैं अपनी ही एक ख्वाहिश को पूरा कर रहा हूँ। तुम बहुत ही ज्यादा जिद्दी लेकिन साथ ही साथ नेक दिल इंसान हो। तुम्हें देखकर मुझे एक पावरफुल एक्सपर्ट की याद आ गई, जो सुनकर मुचेन सवाल करते हुए पूछता है कि आखिर आप किस एक्सपर्ट की बात कर रहे हो। ये सवाल सुनकर व्हाइट ड्रैगन सुप्रीम लॉर्ड मुचेन से सवाल करते हुए पूछता है कि क्या तुम मार्शल एंसेस्टर के बारे में जानते हो। जो सुनकर मुचेन जवाब देते हुए कहता है कि आप मार्शल एंसेस्टर लिनडोंग की बात कर रहे हो। व्हाइट ड्रैगन अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए कहता है कि ग्रेट थाउजेंड वर्ल्ड में लिनडोंग बहुत ही ज्यादा ताकतवर है, वो सिर्फ अपने एक हाथ के इशारे से बड़े बड़े पहाड़ों को खाक में बदल सकता है। जब लिनडोंग लोअर प्लेन में हुआ करता था तब भी वो काफी ज्यादा जिद्दी और घमंडी था, कोई भी उसे घुटनों पर नहीं ला पाया, लेकिन जब लिनडोंग ग्रेट थाउजेंड वर्ल्ड में आया तब तो उसे रोकना लगभग नामुमकिन हो चुका। उसका नाम मार्शल एंसेस्टर रख दिया गया और साथ ही साथ उसने अपने ही एक रैम क्रिएट किया जिसे मार्शल रैम के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर हमें लिनडोंग की मार्शल एंसेस्टर वाला रूप भी दिखाया जाता है, जहाँ पर वो काफी ज्यादा कूल दिखाई दे रहा था। हम देखते हैं कि लिनडोंग ने एक एस्ट्रॉइड उठा दिया जिसे वो एक कंकर की तरह इस्तेमाल करने वाला है और उसके सामने एक बहुत ही जायंट फिगर मौजूद था जो कि दिखने में बहुत ही खतरनाक लग रहा है। लेकिन मार्शल यूनिवर्स का लिनडोंग भी फ्यूचर में मार्शल एंसेस्टर बनकर काफी ज्यादा ताकतवर हो चुका है, उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ का कोई हिसाब नहीं। हम देखते हैं कि लिनडोंग यहाँ पर काफी कूल तरीके से खड़ा होकर अपनी एनर्जी को उस कंकर के अंदर इकट्ठा करना शुरू कर चुका था। लिनडोंग की बॉडी से बहुत ही टेरिफाइंग एनर्जी अनलीश हो रही थी। साथ ही साथ हमें लिनडोंग की बॉडी से निकलने वाला अज़ूर ड्रैगन भी दिखाया जाता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि लिनडोंग पूरी तरीके से तैयार हो गया और वो उस कंकर को अपने 50% स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करते हुए हवा में मौजूद उस सेलेस्टियल फिगर की तरफ थ्रो कर देता है और हम देखते हैं कि वो एस्ट्रॉइड कंकर हवा में इतनी तेजी के साथ जा रहा था कि वो अपने सामने आने वाले स्पेस को छीनते हुए सीधे जाकर उसी सेलेस्टियल फिगर के सर से जाकर टकरा जाता है, जिससे उस सेलेस्टियल फिगर का सर तो चितड़े चितड़े हो चुका था और वहां पर एक बहुत ही खतरनाक एनर्जी ब्लास्ट हुआ, जबकि लिनडोंग को उससे जरा सा भी फर्क नहीं पड़ा, जैसे कि ये सब कुछ लिनडोंग के लिए मामूली सी बात हो। यहाँ पर लिनडोंग के बारे में बात करते हुए व्हाइट ड्रैगन सुप्रीम लॉर्ड मुचेन को बता रहा था कि जब लिनडोंग पहले लोअर प्लेन में हुआ करता था तब उसके पास रिसोर्सेज की काफी कमी थी, पर फिर भी जब उसने ग्रेट थाउजेंड वर्ल्ड में कदम रखा तो सब लोग उसके नाम से डरने लगे और उसने अपना मार्शल रैम क्रिएट किया। यहाँ पर उसने अपनी काफी बड़ी पहचान बनाई, जबकि दूसरी तरफ मेरे पास ये कहते हुए अचानक से व्हाइट ड्रैगन खामोश हो गया। मुझे समझ चुका था कि कुछ ना कुछ तो है जो कि व्हाइट ड्रैगन को परेशान कर रही है, इसलिए वो कहता है कि मास्टर मुझे लगता है कि आपको किसी बात का बहुत ही रिग्रेट है, मैं जानना चाहता हूँ, प्लीज मुझे बताइए, मुझसे जो हो सके मैं आपकी वो ख्वाहिश पूरी करने के लिए सब कुछ करूंगा। ये सब सुनकर तो व्हाइट ड्रैगन सुप्रीम लॉर्ड भी काफी ज्यादा खुश हो गया और वो मुझे से कहने लगता है कि अगर एक दिन तुम मार्शल एंसेस्टर जितने ज्यादा ताकतवर हो गए तो उस दिन मैं तुमसे चाहूंगा कि तुम मेरे होमलैंड वापस जाओ।
और वहां से सारी बुराई और इवल ताकतों को उखाड़कर बाहर निकाल फेंको ताकि मेरा होमलैंड दोबारा से रिस्टोर किया जा सके। एटलीस्ट ये मेरी ख्वाहिश है, लेकिन मैं जानता हूँ कि ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और तुम इसे शायद पूरा ना कर पाओ, इसलिए तुम्हें खुद पर प्रेशर डालने की कोई जरूरत नहीं। जो सुनकर मुझे जवाब देते हुए कहता है कि मास्टर, मैं जानता हूँ कि मार्शल एंसेस्टर और मेरे पावर लेवल का गैप बहुत बड़ा है, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं बहुत ज्यादा मेहनत करूंगा ताकि एक दिन मैं मार्शल एंसेस्टर जितना ताकतवर हो सकूं, बल्कि एक दिन मैं उनसे भी ज्यादा ताकतवर होकर दिखाऊंगा। और जब वो दिन आएगा तो मैं आपके होमलैंड वापस जाऊंगा, जहाँ पर मौजूद सारी बुराई को मैं खत्म करके आपके होमलैंड को दोबारा से रिस्टोर करूंगा। ये मेरा आपसे वादा है। मुझे इनकी आंखों में कॉन्फिडेंस साफ साफ देखा जा सकता था, जिस पर व्हाइट ड्रैगन भी खुश होते हुए मुझे इनसे कहता है कि शाबाश, अगर यही बात है फिर मैं तुम्हें एक और अपॉर्चुनिटी देना चाहूंगा। ये कहती हुआ फर्श से एक और क्रिएट करके मुझे इनकी बॉडी के अंदर ट्रांसफर करते हुए कहता है कि ये तुम्हें मेरे घर का रास्ता दिखाएगा, और जिस दिन तुम मेरे होमलैंड को दोबारा से रिस्टोर करने में कामयाब हो गए उसके बाद तुम्हें इससे एक और अपॉर्चुनिटी मिलेगी जो तुम्हें फ्यूचर में काफी सारा काम आएगी। ये सब कहने के बाद हम देखते हैं कि व्हाइट ड्रैगन सुप्रीम लॉर्ड की रिमेनेंट सोल धीरे धीरे करके यहाँ से गायब होने लगी। मुझे तो ये देखकर परेशान होने लगा, लेकिन दूसरी तरफ व्हाइट ड्रैगन सुप्रीम लॉर्ड मुस्कुराकर कहता है कि कोई बात नहीं, मुझे किसी बात का पछतावा नहीं, मुझे तुम पर भरोसा है और काश मैं उस दिन को खुद अपनी आंखों से भी देख पाता। ये सब बोलते हुए व्हाइट ड्रैगन सुप्रीम लॉर्ड धीरे धीरे करके मुझे इनकी आंखों के सामने गायब हो जाता है। दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होकर वापस से मिस लोली पर आ गया, जो कि जोशी के उस ब्लड टाइड स्टॉर्म के अंदर फंसी हुई थी और उसे अपने सामने अपने लुओ गॉड क्लैन की इल्यूजन दिखाई दे रहे थे, जिन्हें बेरहमी के साथ ब्लड गॉड क्लैन के लोग जान से मार रहे थे। और जोशी यहाँ पर मिस लोली से कह रहा था कि अफसोस, तुमने अपने ही लोगों को छोड़ दिया। लुओ टियानचेन को कभी भी तुम्हें नेक्स्ट लीडर के तौर पर चूज नहीं करना चाहिए था। तुमने लुओ गॉड क्लैन के मेंबर्स की उम्मीदों पर पानी फेरा है, तुमने अपनी जिम्मेदारियां सही से नहीं निभाई। वो यही सोचते होंगे कि काश उन्होंने तुम्हें अपने आने वाले लीडर के तौर पर चूज ना किया होता। यहाँ पर हम देखते हैं कि ये इल्यूजन धीरे धीरे करके और भी सारा सच्चा दिखने लगा, जहाँ मिस लोली को अपना एक एल्डर दिखाई देता है, जो कि मिस लोली से कह रहा था कि तुमने आखिर हमें अकेले क्यों छोड़ दिया, तुम हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। पीछे की तरफ हम देखते हैं कि जोशी यहाँ पर लुओ गॉड क्लैन के कई सारे लोगों को मार चुका था और वो उनके खून को चाटते हुए कहता है कि लुओ गॉड क्लैन के मेंबर्स का खून तो काफी सारा टेस्टी है। और ये कहते वो अपने सामने की तरफ मौजूद उस एल्डर को भी अभी चांद से मारने वाला था, जिसे बचाने के लिए मिस लोली अपनी तलवार को यहाँ जोशी की बॉडी में घुसाने की कोशिश करती है। पर जब वो अपनी आंखें खोलकर सामने की तरफ देखती है तो उसकी तलवार यहाँ पर जोशी की बॉडी के बजाय उस एल्डर की बॉडी के अंदर घुस चुकी थी, जो कि मरते हुए अपनी आखिरी सांसें लेकर मिस लोली से कहता है कि तुम लुओ गॉड क्लैन की लीडर बनना डिजर्व नहीं करती। असल में ये सब कुछ जोशी के इल्यूशंस थे, जहाँ पर वो मिस लोली को तोड़ने की कोशिश कर रहा था और वो उस पर लगातार हमले पर हमला करते हुए कहता है कि तुम वाकई में लुओ गॉड क्लैन की लीडर बनने के काबिल नहीं हो। जो बोलते वो जमीन पर फुर से हिट करते हुए यहाँ पर जमीन पर कई सारे ब्लड स्पाइक्स क्रिएट कर देता है, जिनसे टकराकर मिस लोली के हाथ से उसकी लोअर डिवाइन स्वॉर्ड गिर चुकी थी। और इससे पहले कि वो अपनी तलवार को पकड़ पाती तभी अचानक जोशी ने दोबारा से उसे हिट करके जमीन पर पटक दिया। यहाँ पर मिस लोली थोड़ी बहुत इंजर्ड हो जाती है। ये देखकर जोशी ने अपने ब्लड टाइड टेक्निक को डीएक्टिवेट कर दिया था और वो मिस लोली का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि तुम तो काफी नरम दिल और कमजोर इंसान हो, जो कि सिर्फ अपनी तलवार को भी ताम कर नहीं रख सकती, भले तुम अपने क्लैन को कैसे आगे लेकर जाओगी। अगर तुम जैसे इंसान लुओ गॉड क्लैन की लीडर बनने वाली है, फिर तो लुओ गॉड क्लैन को हमारे ब्लड गॉड क्लैन से कोई नहीं बचा सका। मिस आओ यहाँ पर जोशी की ये सारी बातें सुन रही थी और वो कहती है कि ये जोशी कितना बड़ा कमीना है, जानबूझकर इस तरह की ट्रिक्स खेल रहा है। हालांकि ये ईमानदारी के साथ फाइट करे तो कोई भी देखकर बता सकता है कि मिस लोली से ज्यादा ताकतवर है, लेकिन जोशी को तो ऐसा नहीं लगता था। वो यहाँ पर सब लोगों से कहने लगा कि मिस लोली पहले काफी ज्यादा फेमस हुआ करती थी, लेकिन तुम लोगों की एकेडमी में आने के बाद वो इतनी ज्यादा कमजोर और कचरा बनकर रह गई। इस पूरे के पूरे नॉर्थन हेवन स्पिरिचुअल एकेडमी में सिर्फ कचरा और लूजर्स भरे पड़े हैं। यहाँ पर अपनी एकेडमी की बेइज्जती होता हुआ सुनकर भी बाकी के सारे डिसाइपल्स खामोश खड़े थे, क्योंकि कोई भी चाहकर कुछ नहीं कर सकता था। इसलिए मास्टर किंग सॉन्ग भी डीन टाइकिंग से कहने लगा कि लगता है कि आपके डिसाइपल्स वाकई में कुछ जरा ही कमजोर है, जो कोई भी अपनी एकेडमी की इज्जत बचाने के लिए सामने नहीं आ रहा। ये देखकर तो मैं बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंट हो गया। मैंने नॉर्थन हेवन स्पिरिचुअल एकेडमी से काफी कुछ एक्सपेक्ट किया था, वो 5 मेजर एकेडमीज में से एक है। ये तो बहुत ही ज्यादा शर्म की बात है। दूसरी तरफ थंडर रैम में हम देखते हैं कि यहाँ पर लॉर्ड बेमिंग भी काफी ज्यादा पैनिक कर रहे थे। वो मुचन से कहने लगे कि मुचन तुम्हें जल्दी करना होगा, बाहर की तरफ मिस लोली इंजर्ड हो रही है, हमारी एकेडमी की इज्जत दांव पर लगी है। वो भी ये सब कह रहे थे कि तभी अचानक वो देखते हैं कि मुचन के माथे पर तीसरा लोटस फ्लावर भी अवेकन हो चुका, जो देखकर सुप्रीम लॉर्ड बेमिंग खुश भी हो रहे थे और साथ ही साथ पैनिक भी कर रहे थे। वो खुश इस बात से हो रही है कि मुचन ने तीनों लोटस फ्लावर अवेकन कर ली है, जो कि काफी ज्यादा बड़ी बात थी, लेकिन साथ ही साथ वो पैनिक इस बात के लिए कर रहे थे कि अगर मुचन ने जल्दी नहीं किया तो काफी ज्यादा देर हो जाएगी, जोशी और मिस लोली की फाइट खत्म हो जाएगी और नॉर्थन हेवन स्पिरिचुअल एकेडमी की इज्जत खाक में मिल जाएगी। सिर्फ मुचन ही है जो कि नॉर्थन हेवन स्पिरिचुअल एकेडमी की इज्जत इस वक्त बचा सकता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि अरीना में बिल्कुल यही सब चल रहा था। जोशी और मास्टर किंगसोंग जानबूझकर यहाँ पर नॉर्थन हेवन स्पिरिचुअल एकेडमी और उनके डिसाइपल्स की बेइज्जती कर रहे थे, जहाँ पर वो कहते हैं कि क्या किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं कि वो अपनी नॉर्थन हेवन स्पिरिचुअल एकेडमी के लिए खड़ा हो सके। मिस सोलिंगर को गुस्सा तो काफी आ रहा था, लेकिन उसकी बहन सुजुआन उसे आगे बढ़ने नहीं देती। इसलिए जोशी उन सबका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि तुम सब लोग तो डरपोक, काहिर और लूजर्स इंसान हो। इवन की मास्टर किंगसोंग भी यहाँ पर डीन टाइकिंग को चिढ़ाते हुए कह रहा था कि मुझे तो लगा था कि नॉर्थन हेवन स्पिरिचुअल एकेडमी के पास कोई ना कोई ट्रम्प कार्ड होगा, लेकिन शायद मैं गलत सोच रहा था। अब तक मिस लोली भी इस जंग को हार चुकी थी। तभी अचानक हम देखते हैं कि आसमान में
जोर से बिजलियां कड़कने लगी, जिसे देखकर सब लोग हैरान होते उसी की तरफ देखने लगे। मास्टर डीन रैकिंग तो समझ गए थे कि वो कौन है और इसलिए उनके चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान आ चुकी थी। जिस जबरदस्त सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।